नमस्कार साथियों। आज हम MPPSC प्री टेली टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसके डे 18 यूनिट 4 के संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। इसमें आपको पहला प्रश्न था, निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है एवं 2021 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है। तो देखिए, निर्यात जो आपका तत्परता सूचकांक है ये जो जारी किया जाता है ये किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। पहली बात, नीति आयोग विभिन्न राज्यों से टोटल कितना निर्यात हुआ, निर्यात की संभावना कितनी है और उनका प्रदर्शन कितना, उसका आकलन करता है ये, जिसमें 2021 में पहले स्थान पे गुजरात राज्य को प्राप्त हुआ है। टोटल इसके अंतर्गत 4 स्तंभों में इसको बांटा गया है, 11 उपस्तंभ है और 60 संकेतक इसमें माने गए हैं। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का इसमें असेसमेंट होता है। सभी राज्यों को 4 हिस्सों में बांटा गया, जिनमें हिमालयी राज्य है, लैंडलॉक राज्य इनके अंतर्गत है। इनके अंतर्गत कौन से लैंडलॉक राज्य हैं, तटीय राज्य इसके अंतर्गत हैं और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी बांटा गया। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश इसमें जो लैंडलॉक राज्य की कैटेगरी में आता है, मध्य प्रदेश ने लैंडलॉक राज्य की कैटेगरी में तीसरा स्थान पाया है। ओवरऑल तरीके से पहले स्थान पे कौन है, गुजरात है। ये अपन ने देखा, मध्य प्रदेश लैंडलॉक की कैटेगरी में तीसरे स्थान पे आया है। आपका अगला प्रश्न था, चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स जो है ये IPL के 2022 का जो सीज़न है इसके जस्ट पहले धोनी इसके कैप्टन होते थे, MS धोनी। उन्होंने उससे त्यागपत्र दे दिया। 2008 से कंटिन्यूस धोनी इसमें थे, है ना। चेन्नई सुपर किंग ने अभी तक 2010, 2011, 18 और 2021 में IPL की ट्रॉफी अपने नाम भी की है। अभी उसका जो नया कप्तान बनाया गया है वो रविंद्र जडेजा को नया कप्तान बनाया गया है। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न था, कुछ समय पहले ही गृह मंत्री के नेतृत्व में असम और मेघालय के जो हमारे भारत के गृह मंत्री हैं उनके नेतृत्व में असम और मेघालय के बीच में 50 सालों के सीमा विवाद जो चला रहा था उसको लगाम दी गई है, वो उस पर एक समझौता हुआ है। इससे पहले अपन देखें तो असम और मेघालय के अलावा बाकी जितने पड़ोसी राज्य सभी के साथ में विवाद चल रहा है असम का। अभी जो विवाद था वो असम और मेघालय के बीच में 12 जगहों को लेकर विवाद था, जिनमें 6 जगहों को लेकर समझौता हो चुका है और दूसरे चरण में भी 6 जगहों को लेकर समझौता होगा। तो यहाँ पे सही विकल्प जो आता है वो बी विकल्प यहाँ पे आता है। अगला आपका प्रश्न था, भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, वर्तमान में श्री शशिकांत दास इनके गवर्नर है। इनके द्वारा रिजर्वेशन इनोवेशन हब, यानी जो टेक्नोलॉजी है उसके संदर्भ में एक रिजर्वेशन इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है। ये रिजर्वेशन इनोवेशन हब क्या है, एक प्रकार से RBI के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाई गई है। इसको RBI के सहायक कंपनी का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया, सहायक कंपनी का दर्जा दिया गया। इसका अधिकत पूंजी 100 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है ना। अधिकत पूंजी 100 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है और इसके जो स्थापना है वो कहाँ पे हुई है, बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर किसको बनाया गया, बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें इसकी स्थापना को, तो इसके अध्यक्ष S गोपाल कृष्णन को इसका अध्यक्ष भी बनाया गया है। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, S गोपाल कृष्णन को इसका अध्यक्ष भी बनाया गया। S गोपाल कृष्णन को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अब अगला अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रश्न था, भारत और किस देश के बीच में, है ना। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया था कि भारत और किस देश के बीच में 27 फरवरी से लेकर 10 मार्च, 27 फरवरी से कब तक, 10 मार्च के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया। तो देखिए, जो धर्म गार्जियन होता है, ये पिछले एक टेस्ट में भी हमने चर्चा की थी इसके बारे में। धर्म गार्जियन जो होता है वो हमारा जापान के साथ होता है और ये अभी आयोजित कहाँ पे किया गया, अभी आयोजित बेलागावी, है ना। अभी आयोजित कहाँ पे किया गया, बेलागावी कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया, है ना। बेलागावी कर्नाटका में ये आयोजित किया गया। तो सही विकल्प क्या होगा, भारत और जापान के साथ, भारत और जापान के बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। भारत और जापान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है और अभी कहाँ पे किया गया, बेलागावी में ये आयोजित किया गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे आपको दिया गया, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजैक्शन आउटलुक। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजैक्शन जो आउटलुक है ये किस संगठन के द्वारा प्रकाशित होता है। तो देखिए, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजैक्शन जो आउटलुक है ये एक संगठन है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी। ये जारी करती है
और ये इसमें निर्धारित किया जाता है, इसमें बताया जाता है कि 2030 तक हम किस प्रकार से जो प्रौद्योगिकी है उनमें हम जो एनर्जी है उसका उपयोग कर रहे हैं, और शुद्ध शून्य उत्सर्जन को हम कब तक प्राप्त करेंगे। क्या टर्म दी जाती है, शुद्ध शून्य उत्सर्जन, मतलब जीरो तरीके से जो इमिशन है, कार्बन का इमिशन है, उसको हम कब तक अचीव कर लेंगे, उसके संदर्भ में बात इसमें होती है। तो सही विकल्प जो होगा वो सी विकल्प होगा, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी जो है वो इसको कर रही है। आपका अगला कथन यहाँ पे था मिनीमाटा कन्वेंशन, कुछ समय पहले ये चर्चा में आया था। तो देखिए मिनीमाटा जो कन्वेंशन हुआ था, इसकी सहमति 2013 में जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड का जो आपका बैठक हुई थी, समिट हुई थी, अंतर सरकारी वार्ता हुई थी, उसमें आपका मिनीमाटा कन्वेंशन लागू हुआ था। उसके बाद से ये जो होता मानव स्वास्थ्य पर पारा के खतरा और उसका प्रतिकूल प्रभाव, उसके संदर्भ में बात करता है मिनीमाटा कन्वेंशन। तो पारा के खतरे और उसके प्रभाव को लेके, है ना, भारत ने अभी तक इस कन्वेंशन को पुष्ट कर दिया है। एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है जो पारा युक्त कचरे के निपटान के संदर्भ में बात बोलता है। ये अपन ने इसके अंतर्गत जाना। अब क्या बताया कि भारत में ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति, है ना, भारत में जो अभी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति होती है उसमें सही क्रम क्या है। तो वर्तमान में भारत में जो ऊर्जा की आपूर्ति का सही क्रम है, सबसे ज़्यादा कोयला से, फिर जल विद्युत से, फिर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से, और फिर नाभिकीय ऊर्जा से वर्तमान में क्या हो रहा, हम प्राप्त कर पा रहे हैं। वर्तमान में हम इनको प्राप्त कर पा रहे हैं ऊर्जा को। भविष्य में इसमें और भी परिवर्तन देखने को हमको मिलेगा, है ना, क्योंकि अभी भारत अक्षय ऊर्जा की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सेशन के संदर्भ में बात बोली गई। तो इसमें क्या होता है कि ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सेशन, जब महासागर का जो पृष्ठ है, महासागर के ऊपर का जो जल का तापमान है और गहराई के जो जल का तापमान है, उसमें 2 किलोमीटर का जो अंतर हो ऊपरी और नीचे, और उसमें तापमान का जो है, उसमें तापमान में 20 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो, तभी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सेशन संभव हो पाता है। तो इसके लिए ए विकल्प सही है। महासागर की सक्रिय घाटियों में बांध बनाया जाना इसके लिए आवश्यक नहीं है, वो ज्वालीय ऊर्जा के लिए है, और वहाँ पर डेल्टा का होना भी आवश्यक नहीं है। केवल ए विकल्प यहाँ पे हमारा सही होगा, केवल ए विकल्प यहाँ पे हमारा सही होगा। ये अपन ने देखा। आपका अगला प्रश्न था इसमें कि कुछ परमाणु विद्युत केंद्र और उनको वो दिया गया सम्मिलित, ये थोड़ी सी सेटिंग इसमें गड़बड़ हो गई है। कर्नाटक में यहाँ पे दिया गया, तो देखिए कर्नाटक में जो स्थित है वो कौन सा, केगा है। कर्नाटक में केगा स्थित है। कागा कर्नाटक में कौन सा है आपका, केगा है। कुन्नुकुलम जो है वो आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो आपका कौन सा, नरोरा होगा। और जो काकरापारा होगा ये कहाँ पे होगा, गुजरात में। तो इस प्रकार से सही विकल्प यहाँ पे सी विकल्प हमारा सही होता है। अगला आपका प्रश्न था उद्योगों की जननी कहा जाता। तो देखिए कोयला उद्योग है, कोयला उद्योग से अन्य सारे उद्योग जो होते हैं वो करते हैं। कोयला उद्योग के साथ ही हम बहुत सारी चीज़ों का प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन इसी से होता है, जो सारे अन्य उद्योगों का आधार है। तो कोयला उद्योग को अन्य उद्योगों का जननी कहा जाता है। इसके बाद दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र के संदर्भ में बात बोली गई कि दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र के संदर्भ में असत्य कथन है। तो इसका विस्तार झारखंड पश्चिम बंगाल में, बात सही है। ये भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ये बात भी बोला गया है ना। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों में। प्रमुख खान है इसमें चंद्रपुरा, झारिया, और उसके बाद बोकारो, रानीगंज, गिरिडीह इसका वो है, ये इसकी प्रमुख खदान है। अब बोला कि इसमें से जो झारखंड का बोकारो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। एक्चुअल में झारखंड का बोकारो सबसे बड़ा नहीं है, अपितु झारखंड का जो सबसे बड़ा इसके अंदर जो कोयला क्षेत्र है वो झारिया है ना, सबसे खनन क्षेत्र, मतलब ये तो पूरी कोयला उत्पादक एक बड़ा एरिया था, उसमें से सबसे बड़ी जो खदान है वो झारिया की खदान अपन बोलते हैं, है ना। वो कौन सी खदान होगी आपकी, झारिया की खदान यहाँ पे जानी जाती है। सही विकल्प क्या होगा, डी विकल्प होगा। अगला आपको कथन यहाँ पे दिया गया, असत्य कथन का चयन करना था। तो हाइड्रोजन को एक वैकल्पिक नवीनीकरण ईंधन के रूप में देखा जाता है, ये बात सही है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा अनुसंधान और विकास हेतु राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड का गठन किया गया, ये बात भी सही है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम में स्थित है, ये बात भी यहाँ पे सही तरीके से दी गई है। अगला आपको क्वेश्चन था कि भारत की पहली तेल शोधन कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो देखिए भारत में पहला तेल शोधन कारखाना डिगबोई असम में स्थापित किया गया था, स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित था, और स्वतंत्रता के पश्चात मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित किया गया पहली बार। स्वतंत्रता के पश्चात 1954 में मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित किया गया, पहले डिगबोई असम में। सही विकल्प आपका रहता है डिगबोई असम में। अब आपका अगला प्रश्न था
परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई? तो देखिए परमाणु ऊर्जा विभाग जो भारत में स्थापित किया गया वो 1954 में स्थापित किया गया है ना। इसकी स्थापना जो की गई थी वो 3 अगस्त 1954 को की गई। प्रधानमंत्री के अधीन आता है ये डिपार्टमेंट, सीधा सीधा पीएम के अधीन आता है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। ये अपन ने देखा। अगला आपको यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है? तो तारापुर यहाँ पे दिया गया। तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में। केगा यहाँ पे जो दिया गया, तो केगा जो परमाणु उद्योग केंद्र है वो कहाँ पे है? कर्नाटक में, है ना। केगा जो है वो कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। भारत का 20वां परमाणु केंद्र के रूप में अपन इसको जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो केगा गलत था, काकरपाड़ा गुजरात में, कलपक्कम तमिलनाडु में। इससे मिलता जुलता प्रश्न ही एक अपन ने ऊपर भी देखा था, वहाँ पे कुछ ऑप्शन अलग थे। यानी कि आपका अगला प्रश्न था भूतापी ऊर्जा के संदर्भ में चर्चा करना था आपको। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में जो भूतापी ऊर्जा का केंद्र है वो भूतापी ऊर्जा का केंद्र मणिकर्ण है। इसके बाद यहाँ पे बोला मध्य प्रदेश में अनहोनी नामक एक स्थान है जहाँ पे संभावना जताई जाती है। झारखंड में सूरजकुंड नामक एक स्थान है जहाँ पे संभावना है। तपत पानी जो यहाँ पे दिया गया, तप्त पानी, ये भूतापी ऊर्जा केंद्र कहाँ का है? उड़ीसा का है। ये भूतापी केंद्र कहाँ का है? उड़ीसा का है। और उत्तराखंड में जो है उसको इसी से मिलता जुलता नाम है, लेकिन उसका नाम तपोवन है। उसका नाम क्या है? तपोवन। तो सही विकल्प आपका कौन सा होगा? डी विकल्प यहाँ पे सही तरीके से सही विकल्प होगा। फिर आपका अगला था कि देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ पे लगाया गया? तो देखिए देश का पहला बायोडीजल जो संयंत्र है वो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में पहला बायोडीजल केंद्र लगाया जा रहा है। सही विकल्प जो होगा वो ए विकल्प यहाँ पे होगा। आपका अगला प्रश्न था भारत में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन विद्युत केंद्रों के परिचालन का काम करती है। तो नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन जो था ये स्थापित कब किया गया? तो देखिए नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसको 1975 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? फरीदाबाद में इसका मुख्यालय है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? फरीदाबाद में है। भारत सरकार के उपक्रम के रूप में अपन इसको जानते हैं। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, तो देखिए राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान 1998 में स्थापित किया गया। 1998 में स्थापित किया गया। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये भी क्या करता है कि ऊर्जा की गुणवत्ता, पवन ऊर्जा की गुणवत्ता और उसका विस्तार करने में सहायक है। इसको जो स्थापित किया गया वो चेन्नई में स्थापित किया गया। यह है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए।